नमस्कार दोस्तों। अब जब हम हिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा और अभी हम मूव करते हैं अपने कोर सब्जेक्ट की तरफ, और जिसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा भूवैज्ञानिक युग है और जो हमारे होमोनिड्स का विकास क्रम है, इनको देखने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारतीय प्रागैतिहास का जन्म होता है और भारतीय प्रागैतिहास है क्या, कैसे ये मानव के इतिहास का सबसे लंबा समय रहा। तो एक बात, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग देखें अगर यहाँ पर, तो ये समझिए कि अगर हम मानव इतिहास को देखें, अगर हम मानव इतिहास को अगर हम देखते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन हिस्ट्री, तो ये फर्दर हमको दिखाई पड़ती है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। असल में ये टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किस टाइम, किस टेन्योर को आप पढ़ रहे हैं, किस टाइम ऑफ पीरियड को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, आप उससे चीजों को रिलेट कर सके, क्योंकि इतिहास बड़ा ही व्यापक है और एक ही समय में आपको विश्व की अनेक घटनाओं को साथ में जोड़ना पड़ता है और जिससे कहीं की घटनाएं निर्धारित होती हैं। तो देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो मानव इतिहास है, इसको प्रागैतिहास, प्रागैतिहास, और जो दूसरा है वो है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा है वो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब ये क्या है ये समझिए। प्रागैतिहास को प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, आद्य इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, और इसको हिस्ट्री एज कहते हैं, इसको हिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मानव इतिहास का एक बहुत ही लंबा समय, अगर हम मानव की शुरुआत शून्य से माने और पूरे इतिहास को शून्य से लेकर 100 तक की संख्याओं में विभाजित करें, तो जो 100 से पहले की 99वीं संख्या होगी, वहां तक का जो काल रहा वो प्रागैतिहास काल रहा। ठीक ना? तो समझिए कि मानव जीवन का एक बहुत लंबा समय जो है वो प्री हिस्ट्री का हिस्सा है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम प्री हिस्ट्री की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस काल की कोई लिखित सामग्री हमारे पास नहीं है, कोई लिखित सामग्री, या कह लीजिए कि आप जो पाठ्यक्रम है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। मतलब इस समय में जो भी मानव सभ्यता थी वो एक तरह से आदर्श बर्बर की स्थिति में थी, या आप आदर्श शब्द नहीं भी लगाना चाहें तब पर भी ठीक है। वो एक बर्बर समाज था, वो एक जंगली समाज था, और ये जंगली समाज लिखना पढ़ना नहीं जानता था। कुछ पत्थर के बने हुए कुछ बेसिक उपकरण थे, कुछ बेसिक टूल्स थे, जिससे कुछ सामान्य इंजीनियरिंग थी, जिससे ये अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास कर रहा था। तो मानव इतिहास का लगभग 99%, 99% जो इतिहास है वो इस प्रागैतिहास में आता है। ठीक है ना? और इस काल के जो सूचना के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री की, वो बेसिकली जो स्टोन टूल्स बने हुए हैं, जो स्टोन टूल्स बने हुए हैं या जो पाषाणों के उपकरण हैं वही हैं, जो पाषाण उपकरण हैं, इन्हीं के आधार पर इस काल का इतिहास का निर्माण किया गया है। अब एक बहुत छोटा समय आता है भारतीय इतिहास में, जिसमें हम 2 कालों को रखते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, और जो दूसरा काल आता है वो है ऋग्वैदिक युग, ऋग्वैदिक युग। मतलब ये वह समय था जिस समय हमको लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, इतिहास के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, यानी रिटन एविडेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको? रिटन एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्यों की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन जो इनकी स्क्रिप्ट है, जो इनकी लिपि है, उसकी जो भाषा है, उसको मनुष्य अभी तक पढ़ नहीं सका है,
उसको समझ नहीं सका है, उसको डीकोड नहीं कर पाया है। तो इस कालखंड को हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि यूरोपीय संदर्भ में प्रोटो हिस्ट्री की क्या व्याख्या है, भारतीय संदर्भ में प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में प्रोटो हिस्ट्री क्या है, इसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। अब यहां पर एक बात समझिए कि ऋग्वैदिक युग जो था वो लगभग 1500 से लेकर के हमारा 500 बीसी तक रहा। कहां तक रहा? 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक रहा। तो बहुत लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि ये तो वह काल था जब ऋग्वेद, ये इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ऋग्वेद में जिस संस्कृति का उल्लेख मिलता है उसी को हम लोग ऋग्वैदिक संस्कृति कहते हैं और उस संस्कृति के समय को ऋग्वैदिक युग कह दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी लिखित साक्ष्य होते हैं, जो भी रिटन एविडेंस होते हैं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जिस समय उनको लिखा जाता है उसमें उसी समय की घटनाओं का वर्णन होता है। हो सकता है कि जिस समय ऋग्वेद लिखा गया, मतलब जिस समय ऋग्वेद के रीति रिवाज प्रचलित थे, असल में ऋग्वेद उस समय न लिखकर बल्कि बाद के कालों में लिखा गया, ठीक ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो भी ऋग्वेद लिखा गया वो काफी बाद में लिखा गया, यानी वैदिक काल के बाद लिखा गया। इस वजह से ऋग्वैदिक काल को भी हम प्रोटो हिस्ट्री के काल में रखते हैं। तो इस काल में हमको दो तरह के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। पहला तो हमको लिखित साक्ष्य दिखाई पड़ता है, यानी रिटन एविडेंस दिखाई पड़ने लगते हैं, और दूसरी बात हमको यहां पर पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी दिखाई पड़ने लगते हैं। क्या? पुरातात्विक साक्ष्य भी हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। आर्कियोलॉजिकल रिटन एविडेंस भी मिलते हैं और हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। समस्या क्या है? अब आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री वह समय है जिस समय का हमको रिटन एविडेंस भी मिलता है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलता है, लेकिन रिटन एविडेंस को अभी तक डीकोड नहीं किया जा सका है। इसका मतलब हो गया, इस काल का जो भी, इस समय का जो भी इतिहास का निर्धारण हुआ है या जो भी इतिहास की रचना हुई है वो लिखित साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि वहां से प्राप्त जो हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उस पर आधारित है, ठीक ना। अब जब तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण हमको दिखाई पड़ता है हिस्ट्री का। अब इस काल में हमको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, लिखित साक्ष्य भी और पुरातात्विक, यानी रिटन एविडेंस भी मिलते हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। इस काल के निर्धारण में जितना महत्वपूर्ण योगदान लिखित साक्ष्यों का है उतना ही महत्वपूर्ण योगदान पुरातात्विक साक्ष्यों का भी है। तो ये ऐतिहासिक काल हो गया हमारा, ठीक ना। तो ये हमारे इतिहास का काल विभाजन है मोटे तौर पर। अभी हम लोग इसकी और बारीकियों को आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इतनी ही चर्चा की जरूरत है आपके लिए। अब देखिए, अगर हम आज की जो चर्चा का विषय है, अरे उससे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ही देना भूल गया। मैं आपका वही नया नवेला टीचर विशाल चतुर्वेदी। देखते हैं प्रयास कितना सफल रहता है हमारा। तो समझिए, हम लोग की चर्चा का जो विषय है आज वो है भूवैज्ञानिक युग। क्या है? भूवैज्ञानिक युग। अब ये भूवैज्ञानिक युग, तो इसमें हम अगर देखें तो आप समझिए कि जो पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है, अर्थ की जो एज है उसे लगभग 450 करोड़ साल 450 करोड़ साल माना जाता है। और इन 450 सालों में पृथ्वी विकास की, डेवलपमेंट की 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें से पहली अवस्था को प्राथमिकी या प्राइमरी या प्राथमिक, जो दूसरी अवस्था थी उसको सेकेंडरी या द्वितीयक, जो तीसरी अवस्था थी उसको टर्शियरी या तृतीयक, और जो चौथी अवस्था थी उसको क्वार्टरनी। उसको क्या कहते हैं? क्वार्टरनी। चतुर्थी की या क्वार्टरनी।
क्या कहते हैं उसको? चतुर्थकी, माफ कीजिएगा, चतुर्थकी या क्वार्टरनी। अब देखिए, जो ये प्राथमिकी है इसको पेलियोजोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पेलियोजोइक। ठीक ना? इसको क्या कहा जाता है? पेलियोजोइक। जो ये द्वितीयक है इसको हम लोग मेसोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोजोइक। ध्यान रखिएगा, प्राथमिकी को पेलियोजोइक और द्वितीयकी को मेसोजोइक। मेसोजोइक। जो ये तीसरी और चौथी अवस्था है, इन दोनों को मिलाकर साथ में सेनोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेनोजोइक। सेनोजोइक, ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी के विकास का जो इतिहास है वो 4 कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में। पहले कालखंड को कहा गया प्राथमिकी या पेलियोजोइक, दूसरे कालखंड को कहा गया द्वितीयकी या फिर उसको मेसोजोइक, तीसरे और चौथे कालखंड को मिलाकर एक शब्द बनाया गया जिसको बोलते हैं सेनोजोइक। अब देखिए, अब अगले पेज पे अगर हम चलें तो अब ये जो सेनोजोइक था, सेनोजोइक, ये जो बच्चों सेनोजोइक था, सेनोजोइक को आगे फिर से 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है? 7 ऑर्डर में। ध्यान रखिएगा, पहले पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, क्वार्टरनी और फिर उसके बाद हमारी क्या हो गई? टर्शियरी एंड क्वार्टरनी, और जो टर्शियरी और क्वार्टरली था उसको मिलाकर सेनोजोइक कहा गया। और इस सेनोजोइक को फिर से 7 कालखंडों में बांटा गया। जो अंतिम 2 है, यानी ये जो छठवां है और ये 7वां है, छठवें को बोलते हैं प्लेस्टोसीन। छठवें क्या बोलते हैं? प्लेस्टोसीन। ठीक ना? इसका जो समय रहा आज से लगभग 1.6 लाख साल पहले से लाख साल पहले से 10,000 साल तक, 10,000 साल तक। ठीक ना बच्चों? अब जो ये 7वां रहा इसको होलोसीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? होलोसीन बोलते हैं। होलोसीन का जो समय रहा 10,000 साल से लेकर अभी तक, यानी अभी कौन सा समय चल रहा है? 10,000 साल पहले से होलोसीन शुरू हुआ और अभी तक ये चल रहा है। अभी भूवैज्ञानिक युग कौन सा चल रहा है? तो क्वार्टरनी का 7th ऑर्डर होलोसीन चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा भूवैज्ञानिक युग था। अब इसमें यह समझिए कि ये जो सेनोजोइक एरा था, यानी जो हमारा टर्शियरी और क्वार्टरनी था, ये ही एरा ऐसा था जिसमें स्तनधारियों का विकास होता है। किसका विकास होता है? स्तनधारियों का विकास। स्तनधारियों का विकास हुआ। ध्यान रखिएगा, किसका विकास हुआ? स्तनधारियों का। देखिए, समझिए बात को, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये चतुर्थकी, इन दोनों को मिलाकर बना हमारा सेनोजोइक। और ये जो सेनोजोइक एरा है ये किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है? ये स्तनधारियों के लिए। किसके लिए? स्तनधारियों के लिए। ये स्तनधारियों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एरा माना गया। ठीक ना? ठीक, अब इतनी बात होगी। अब एक बात और समझिए। अब आगे समझने से पहले 2 शब्दों को हमको और क्लियर करना पड़ेगा। पहला शब्द है प्रजाति, यानी जिसको आप स्पीसीज कहते हैं, और दूसरा शब्द है जीनस। दूसरा शब्द क्या है? जीनस। तो ये देखना पड़ेगा हमको कि प्रजाति क्या होती है और जीनस क्या होते हैं। अब जो प्रजाति होती है वैसे जीव समूह होते हैं, वैसे बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, वैसे जीव समूह होते हैं। कैसे जीव समूह होते हैं? वैसे जीव समूह होते हैं जिनका फिजिकल कंस्ट्रक्शन या फिजिकल ऑर्डर जो होता है, या जो भौतिक संरचना
जिनकी क्या बच्चों, भौतिक संरचना, भौतिक संरचना एक सी होती है। क्या होती है? भौतिक संरचना एक सी होती है, भौतिक संरचना एक सी होती है, यानी जो बाहरी रूप से देखने पर एक तरह दिखते हैं। और जो इनकी दूसरी विशेषता है वो ये है कि ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपस में प्रजनन, यानी दे रिप्रोड्यूस, अपनी रेप्लिका को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में प्रजनन कर सकते हैं। तो ये प्रजाति कहलाता है। और जीनस जो होता है, दूसरा जो मैंने बताया आपको, जीनस एक लार्ज स्केल ग्रुप होता है, एक बृहद समूह होता है। अब जीनस क्या होता है? अब इसमें आपस में मेल रखने वाली बहुत प्रजातियां होती हैं, आपस में मेल रखने वाली बहुत सी प्रजातियां होती हैं, आपस में मेल रखने वाली बहुत सी प्रजातियां होती हैं, बहुत सी प्रजातियां। तो ये हमारा जीनस हो गया और ये हमारी स्पीसीज होगी। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा वैन आरेख से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो मैंने बताया आप लोगों को कि जो जीनस होता है एक बृहद समूह होता है, तो अगर इस वैन को हम लोग क्या कह दें? जीनस कह दें। क्या कह दें? जीनस कह दें। तो इसमें एक छोटा हिस्सा किसका होगा? प्रजाति का होगा, प्रजाति का होगा। इसका मतलब हो गया कि जितनी प्रजातियां होंगी वो किसी ना किसी जीनस के अंतर्गत आएंगी। इसका क्या मतलब हो गया? जो प्रजातियां होंगी वो किसी ना किसी जीनस के अंतर्गत आएंगी, ठीक ना? लेकिन सभी जीनस एक ही प्रजाति में आएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी जीनस डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्रजातियां एक होंगी उनकी, ठीक। अब हम समझते हैं होमोनिड के बारे में। किसके बारे में? होमोनिड के बारे में। अब देखिए, अब होमोनिड क्या है इसको देखिए। तो होमोनिड का मतलब होता है, होमोनिड का मतलब होता है मानव जैसा, मानव सम। कैसा मतलब होता है? मानव जैसा। अब यहां समझने वाली बात यह की है कि होमोनिड मतलब मानव जैसा, मानव नहीं, किसके जैसा? मानव जैसा। तो पहला होमोनिड जो था उसको हम लोगों ने, या जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, हिस्टोरियंस रहे हैं, हिस्टोरियन स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा। क्या कहा बच्चों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कितना मस्त नाम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना? क्या कहा? ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो, एस्ट्रे नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस भयंकर से इंग्लिश है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दक्षिण मानव, साउदर्न ह्यूमन, दक्षिण मानव। क्यों इसका अर्थ दक्षिण मानव होता है? समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। आप देखते हैं, थोड़ा समय समझाता हूं आपको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी अर्थ है। क्या है बच्चों? ये हमारी अर्थ है। मान लेते हैं ना, मानने में क्या दिक्कत है? मानने का पैसा वैसा थोड़ी लग रहा है। और आप एक चीज जानते हैं कि ठीक अर्थ के बीच से क्या जाती है? इक्वेटर जाती है, ठीक ना बच्चों? क्या जाती है? इक्वेटर जाती है। आप ये भी जानते हैं कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। क्या करता है ये? अर्थ को दो गोलार्धों में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, ये वाला, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या इसको उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, ठीक ना? उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। और जो नीचे वाला है आप जानते हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर, या इसको दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर आप अफ्रीका की पोजीशन देखें तो वो कुछ ऐसी है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, इस साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया गया, ठीक है ना? इसी वजह से इसको दक्षिण मानव कहते हैं। इंडिया के साउथ में नहीं पाया गया है, ये ग्लोब के साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में है। इस वजह से इसको क्या कहा गया? दक्षिण मानव कहा गया, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा और अगर डीप में हम लोग जानने की कोशिश करें तो समझेंगे मानव के विकास को। किसके विकास को? मानव के विकास को। तो मानव के विकास का क्रम क्या रहा?
तो हमने बोला कि जो प्रथम होमोनिड था, क्या था बच्चों? प्रथम होमोनिड। प्रथम होमिनिड किसको बोला हमने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोला। किसको बोला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये जीनस अलग हो जाता है और फिर होमोजीनस का विकास होता है। किसका विकास होता है? होमोजीनस का। अब फिर होमोजीनस की अगर हम बात करें तो होमोजीनस फिर दो ब्रांचों में बढ़ता है। पहली ब्रांच में दो जीनस मिलते हैं हमको। पहली ब्रांच में हमको दो जीनस मिलते हैं। पहले को हम लोग होमो इरेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं होमो सेपियंस निएंडरथलिस्ट। होमो सेपियंस निएंडरथलिस्ट। निएंडरथलिस्ट अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं इसको। और जो दूसरी ब्रांच निकली उसमें होमो सेपियंस, उसमें क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस और होमो सैपियंस सैपियंस। आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, क्या गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? देखिए समझाता हूं। अब यहां पर सैपियंस एक बार लगा, यहां पर सैपियंस सैपियंस दो बार लगा। ध्यान समझिएगा। इस सैपियंस का मतलब है कल्पनाशील मानो, इमेजिनरी। क्या मतलब है इसका? कल्पनाशील मानो। समझिए। अब जो आधुनिक मानव है होमो सैपियंस सैपियंस, इसमें का पहले का तो मतलब हो गया कल्पनाशील। पहले होमो सैपियंस का मतलब हो गया कल्पनाशील, और जो इसके साथ दूसरा लगा हुआ है उसका मतलब हो गया बुद्धिमान मानव। तो अभी जो आधुनिक मानव है वो कल्पनाशील भी है और बुद्धिमान भी है, यानी अपनी कल्पनाओं को सच में भौतिक आवरण में ढालने की क्षमता रखता है, उसको फिजिकली अपीयर कर सकता है। तो पहले सेपियंस का मतलब कल्पना और दूसरे का मतलब हो गया प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ठीक ना, विजडम, ये मतलब हो गया इसका। तो मानव उद्विकास के अगर क्रम को देखें हम, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये बोला कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमोनिड, जो पहला होमोनिड था हमारा। आइए देखते हैं। तो घटना है 1924 की। कब की घटना है बच्चों? 1924 की, ठीक ना। एक सज्जन थे, उनका नाम था रेमंड टार्ड। क्या नाम था बच्चों? रेमंड टार्ड। ये कहां थे? ये ट्रांसवाल में थे। कहां थे बच्चों? ट्रांसवाल में। ध्यान से समझिएगा, साउथ अफ्रीका में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कहां थे? ट्रांसवाल में। ट्रांसवाल में एक जगह है टोंग। क्या जगह है? टोंग नाम की। यहां से इनको एक बालक की खोपड़ी मिलती है। क्या मिलती है? बालक की खोपड़ी। बालक की खोपड़ी मिली। ध्यान से समझिएगा। 1924 का समय है, 20वीं शताब्दी। रेमंड टॉर्ड नाम के व्यक्ति हैं, ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में है, और टोंग नाम की जगह है। वहां से एक क्या मिलती है? बालक की सिर्फ खोपड़ी मिली, ठीक है ना। इसी खोपड़ी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसी खोपड़ी को क्या कहा गया बच्चों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। अब ये जो ट्रांसवाल है, ट्रांसवाल की लोकेशन आप देखेंगे तो इक्वेटर के साउथ में पड़ता है। तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में मिलने के कारण इसका क्या मतलब निकला कि इसको हम लोग अभी क्या बोला था हम लोगों ने? दक्षिण सम्मानो बोला था ना, क्योंकि ये मिला था हमको कहां से? दक्षिणी गोलार्ध से मिला था। तो इसका नाम ऐसे पड़ता है, ठीक। अब अगली घटना देखिए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि इसका जो जीवाश्म था, फॉसिल था, वो हमको साउदर्न हेमिस्फीयर से मिलता है। कहां से मिलता है? साउदर्न हेमिस्फीयर से। अब आ जाइए 1970 रिचर्ड लीकी। कौन थे? रिचर्ड लीकी। कौन थे? रिचर्ड लीकी, ठीक ना। रिचर्ड लीकी पहुंचे केन्या। कहां पहुंचे? केन्या। केन्या में एक लेक है। क्या है? केन्या में एक लेक है, तुर्काना। तुर्काना। इस तुर्काना लेक के पास
इनको भी दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिलते हैं, दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिलते हैं, ठीक ना, दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिलते हैं, दो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं से इसकी जो तिथि निर्धारित की गई कि ये जो केनिया से मिला 26 लाख बीसी, 26 लाख ईसा पूर्व को इस जीवाश्म को माना गया, ठीक ना। और साथ ही साथ तंजानिया, चलिए तंजानिया, तंजानिया में ओल्डुवार्ड, कहां से बच्चों, तंजानिया में ओल्डुवार्ड, क्या है नाम, ओल्डुवार्ड, ओल्डुवार्ड से भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म मिलते हैं। ये स्टार्टिंग के एविडेंस है। और अभी तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, जो कि मानव सम था, मानव जैसा था, सबसे पुराना जो जीवाश्म अभी तक प्राप्त हुआ है वो अफ्रीका में ही प्राप्त हुआ है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मानव सभ्यता का जो उदय था वो अफ्रीका में हुआ। लेकिन एशिया को साथ साथ मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है कि भले जन्म अफ्रीका में हुआ लेकिन ये मानव संस्कृतियां फलती फूलती एशिया में ही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका को मानव सभ्यता का जन्मदाता कहा जाता है और एशिया को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो हमको एक चीज और दिखाई पड़ती है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हमको दो समकालीन स्पीसीज के बारे में पता है, ठीक है ना। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, पिथेकस, इनकी दो समकालीन स्पीसीज के बारे में पता है। देखते हैं क्या है। जो पहली है, इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस पैरेंथ्रोपस, क्या कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पैरेंथ्रोपस, और जो दूसरी है इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। मतलब क्या फर्क क्या है दोनों में। इसको रोबस्टस भी कहते हैं, जो पैरेंथ्रोपस है इसको रोबस्टस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रोबस्टस भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो पहली स्पीसीज है ये शाकाहारी है। क्या है ये, शाकाहारी है, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा। और ये जो दूसरी स्पीसीज है ये मांसाहारी है। क्या है ये, मांसाहारी है। ये दोनों में फर्क था, ठीक ना। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया, ठीक ना। अब एक बात और समझिए, ऐसा संभव है, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने किन्हीं तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया होगा, औजारों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वो औजार किसी ऐसे मटेरियल के बनाए होंगे जो समय की मार को झेल नहीं सका, ठीक ना। इसका मतलब यह है कि अब इनका समय भी देखिए, तो इनका समय लगभग 45 लाख साल से लेकर के 45 लाख ईसा पूर्व से लेकर के हमको 20 लाख साल ईसा पूर्व तक दिखाई पड़ता है। अब इतने सालों में इनके द्वारा जो बनाए गए टूल्स थे या औजार थे, हो सकता है मौसम की मार नहीं झेल पाए हों और वो समाप्त हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को टूल्स मेकर के तौर पर नहीं देखा जाता है, उनको औजार निर्माता नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके बनाए कोई भी औजार अभी तक हमको मिलते नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि ये औजार निर्माण करते थे, लेकिन इनको औजार निर्माता के रूप में हम नहीं जानते। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे देखें, अगर हम
ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमोजीनस की स्टार्टिंग हो जाती है। किसकी स्टार्टिंग हो जाती है? होमोजीनस की। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि होमोजीनस की दो ब्रांचेस थी, ठीक ना। एक ब्रांच को बोला गया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, और दूसरी जो ब्रांच थी वो होमो सैपियंस निएंडरथलिस्ट। क्या थी बच्चों? होमो सैपियंस निएंडरथलिस्ट, होमो सैपियंस निएंडरथलिस्ट। अब ये जो निएंडर वैली में मिलने की वजह से इनको निएंडरथलिस्ट कहते हैं। निएंडर वैली जर्मनी में है, थलिस्ट कहा गया। और उसके बाद इधर होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, और यहां पर अगर हम देखें तो होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, दो बार हमको लिखना पड़ेगा। इसमें मतलब बता चुका हूं कि पहले सैपियंस का मतलब है कल्पनाशील मानव और दूसरे सैपियंस का मतलब है बुद्धिमान मानव। तो वर्तमान मानव जो है इसको होमोजीनस के अंतर्गत ही क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो आइए इसमें से पहला हम होमो इरेक्टस के बारे में देखते हैं। उम्मीद है मेरा यह प्रयास आप लोगों के भविष्य को निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेगा। और अगर मेरे दिए हुए लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, और कमेंट, अगर किसी तरह की इंक्वायरी करनी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करते रहिए। तो देखते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, देखते हैं होमो इरेक्टस के बारे में। तो सबसे पहले इसके अवशेष, इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं? इसके आरंभिक उदाहरण जो हमको मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? आरंभिक उदाहरण जो है हमको इसके जावा से मिलते हैं, चीन से मिलते हैं, अल्जीरिया से मिलते हैं। जावा, चीन, अल्जीरिया, ठीक ना, मोरक्को। अब देखेंगे जावा कहां है, चीन कहां है, अल्जीरिया कहां है, मोरक्को कहां है। ये दोनों अफ्रीका में है, ये दोनों एशिया में है। ध्यान दीजिए, अब मानव गमन कर रहा था, मानव यात्राएं कर रहा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग छोटा था, लगभग 650 सीसी का था, ठीक ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग छोटा था, उनकी तुलना में इनका दिमाग भी बड़ा था। और होमो इरेक्टस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीधा मानव। इरेक्ट यानी सीधा, सीधा मानव, सीधा मानव, या जो खड़े होकर चलता था, जो खड़े होकर चलता था। अब खड़े होकर चलने की वजह से ये लंबी दूरियों को तय कर पाते थे। इसी वजह से इनके जीवाश्म हमको अलग अलग महाद्वीपों में दिखाई पड़ते हैं। इनको होमो इरेक्टस को ही पहले पिथिकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पिथिकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पिथिकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। अब जो हम अगर बात करें कि जावा में होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म है वो कहां से प्राप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अलग अलग शहरों में मिलते हैं तो हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कहां से मिले हैं। तो अगर जावा से बात करें, जावा में बात करें कि जावा में होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म है वो कहां से मिलता है, तो इन्हें यहां पर 1891 में, कब? 1891 में यूजीन दुब्बा, कौन थे? यूजीन दुब्बा, यूजीन दुब्बा को कहां से? यूजीन दुब्बा को त्रिनिल से। कहां से मिलता है? त्रिनिल से। त्रिनिल, जावा में जगह है, त्रिनिल से होमो इरेक्टस के क्या मिलते हैं? अवशेष प्राप्त होते हैं। और दुब्बा ने इनको पिथिकैंथ्रोपस कहा था। किसने? दुब्बा ने इन जीवाश्मों को पिथिकैंथ्रोपस कहा, इन जीवाश्मों को पिथिकैंथ्रोपस कहा। ठीक, ये बात समझिए। अब चीन में, तो चीन में पेकिंग में, कहां पर? चीन में पेकिंग में होमो इरेक्टस के
जीवाश्म प्राप्त होते हैं, होमो इरेक्टस के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। किसने खोजा? होमो इरेक्टस के जीवाश्म चीन में किसने खोजा? ठीक है ना। अब ये आप विल्गर, किसने खोजा? विल्गर बोलिन ने। चीन के पेकिंग में ये जो जीवाश्म है एक गुफा में मिले थे। कहां मिले थे? चीन में ये जो जीवाश्म है एक गुफा में मिले थे। उस गुफा का कुछ नाम भी है, चुकोतिया। इस गुफा का नाम क्या है? चुकोतिया। तो बिल्गर बोलिन को चीन के पेकिंग में होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है ना। और जो होमो इरेक्टस का जो समय है, इनका जो समय है, इसका होमो इरेक्टस का जो समय है वो 18 से 16 लाख साल, 16 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे होमो इरेक्टस के बारे में एक सामान्य जानकारी है। देखिए, अगर एक बात समझिए, अब मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूं आपको। अब जहां तक अगर आप दिमाग से अगर सोच पा रहे हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर अक्सर जो सफल नहीं होता है वही सफलता दिलाने का काम करता है। अगर आप सहमत होंगे तो लाइक ठोक दीजिए। ठीक ना। तो हम असफल इसलिए रहे क्योंकि हमने कुछ गलतियां की, हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, ठीक ना, समय के साथ नहीं जुड़े रहे। आप वो गलतियां ना करिए, इस वजह से हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो जब हम अपना योगदान आपके साथ दे सकते हैं तब थोड़ा सा तो लाइक शेयर आप ठोक ही सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये होमो इरेक्टस की बात हुई। अब अगला, अगर हम लोग होमो सैपियंस निएंडरथलिस्ट की बात करें, निएंडरथल की बात करें, किसकी बात करें? होमो सैपियंस निएंडरथल की बात करें तो इनका ये नाम निएंडर वैली की वजह से पड़ा। निएंडर वैली की वजह से पड़ा। और ये निएंडर वैली कहां है? जर्मनी में है। कहां है? जर्मनी में है। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, इनके एविडेंस यहीं से मिले होंगे। ठीक है ना। तो कहां से मिला था? तो वेस्ट जर्मनी। कहां से? वेस्ट यानी पश्चिमी जर्मनी के दुसेल्फोर्ड में। कहां से मिला था? दुसेल्फोर्ड में, पश्चिमी जर्मनी के दुसेल्फोर्ड से इनका ये जीवाश्म मिला। ठीक है ना। अब इन्हीं को अब माना जाता है कि होमो सेपियंस की किसी ब्रांच से ये रिलेटेड थे। ठीक है ना। अब एक और होता है जिसको स्पेशल निएंडरथल कहते हैं या विशिष्ट निएंडरथल कहते हैं। तो जो विशिष्ट निएंडरथल हैं, इनके जो जीवाश्म मिलते हैं वो पश्चिमी यूरोप से मिलते हैं। पश्चिमी यूरोप से मिलते हैं। अब इसके साथ साथ ही अगर हम विभिन्न मानवों का जो कालानुक्रम है उसको अगर हम देखें तो देखिए, तो अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कालानुक्रम देखें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अगर काल देखें हम, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का काल है वो लगभग कुछ किताबों में आपको 48 लाख साल मिलेगा, लेकिन मोटा मोटा मान के चलिए कि 55 लाख साल पहले से लेकर बीसी से लेकर के 15 लाख बीसी तक, 15 लाख बीसी तक। जो दूसरा था हमारा होमो हैबिलिस, इसको हाथ वाला मानव कहते हैं। अभी हम आगे के वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। होमो हैबिलिस का क्या मतलब होता है? हाथ वाला मानव, यानी इसी मानव को सबसे पहले टूल क्रिएटर, ठीक ना, औजार निर्माता माना जाता है। औजार निर्माता माना जाता है। हैबिलिस का मतलब होता है हाथ वाला मानव। अगर इसके समय की बात करें तो यह समय लगभग हमको 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 15 लाख ईसा पूर्व तक। इसका मतलब है कि होमो हैबिलिस का अगर जरूरी है कि संपर्क 5 लाख सालों में, देखिए यहां से यहां तक देखेंगे ना तो कुछ समय इनका साथ बीता है। ठीक ना। 5 लाख साल ऐसा था जिन लाख सालों में ये निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के संपर्क में आए होंगे। और होमो हैबिलिस को टूल मेकर माना जाता है।
तो मानव या मानव जैसे जो भी मानव सम प्राणी जो होते हैं उनकी एक प्रवृत्ति होती है सीखने की। तो इसी वजह से यह अंदाजा लगाया जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने भी कभी औजार बनाए होंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो कुछ ऐसे सोर्सेस का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा जो समय के साथ टिक नहीं पाए और उसके एविडेंस आज तक हमको प्राप्त नहीं होते। अब अगर होमो इरेक्टस की बात करें, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, होमो इरेक्टस की बात करें अगर, तो होमो इरेक्टस का जो समय था वो 16 से 18 लाख साल, 16 लाख साल से 18 लाख साल तक था। इसी तरह से अगर हम लोग होमो सैपियंस की बात करें, किसकी? होमो सैपियंस यानी कल्पनाशील मानव की। होमो सैपियंस की बात करें अगर हम, तो होमो सैपियंस का जो समय था बेटा वो लगभग 2,30,000 साल पहले से 3 लाख साल तक, 3 लाख साल, इतना मान लीजिए आप, 3 लाख साल। इसी तरह से हम होमो सैपियंस सैपियंस की बात करें, किसकी बात करें? होमो सैपियंस सैपियंस की बात करें तो ये लगभग 1,15,000 साल पहले ये इनका उदय होता है। किसकी? होमो सैपियंस और सैपियंस का। तो इस देखिए यहां से प्रश्न किस तरह से बनेंगे, इनको दे देगा और बोलेगा इनको कालानुक्रम से लगाइए, या इनको रिलेट करेगा कि इनको किस महाद्वीप में पाया गया। तो कालानुक्रम इनका यही है, यहां से यही बन सकता है कि अब दे देगा कालानुक्रम, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले, होमो हैबिलिस उसके बाद फिर होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस। यहां से पूछ सकता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ क्या है, होमो हैबिलिस का अर्थ क्या है, होमो इरेक्टस का अर्थ क्या है, होमो सैपियंस का अर्थ क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस का अर्थ क्या है। तो एक बार अगर फिर से इनके अर्थों की चर्चा कर लें तो देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या अर्थ है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अर्थ की बात करें तो मैंने इसका अर्थ बताया दक्षिणी मानव, दक्षिणी मानव, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में मिला था, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके जीवाश्मों की प्राप्ति होती है। ठीक ना। दूसरा अगर हम होमो हैबिलिस की बात करें, कि पहला था, दूसरा अगर हम होमो हैबिलिस की बात करें, होमो हैबिलिस की बात करें तो इसका अर्थ होता है हाथ वाला मानव। क्या होता है? हाथ वाला मानव। ठीक ना। यानी इसने चलने के लिए अपने जो इसके फ्रंट लेग्स थे, जिसको आज हम हाथ कहते हैं, उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। तो सिर्फ ये 2 पैरों पर चलता था और थोड़ा सा झुका हुआ था। ठीक ना। और इस तरह से इसके हाथ जब खाली हो गए तो इन हाथों का काम इसने इन हाथों से अलग तरीके के काम लिए, जैसे औजार बनाने का। ठीक है ना। तो इसको हाथ वाला मानव या इसको फर्स्ट टूल मेकर या प्रथम औजार बनाने वाला, औजार निर्माता कहते हैं। और इसका मतलब हाथ वाला मानव मैंने आपको बता दिया। इसकी भी प्राप्ति कहां से होती है? अफ्रीका से होती है, अफ्रीका से। ठीक ना। जो तीसरा था उसका अर्थ है होमो इरेक्टस। तीसरा कौन था? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी ये था सीधा मानव, सीधा मानव। इसकी खासियत यह थी कि ये लंबी यात्राएं कर सकता था। इसकी खासियत यह थी कि ये लंबी यात्राएं कर सकता था। इसी वजह से इसके जो अवशेष मिलते हैं हमको अफ्रीका से भी मिलते हैं, इसके जो जीवाश्म मिलते हैं। ठीक ना। एशिया और यूरोप से भी मिलते हैं और साथ ही साथ एशिया से भी मिलते हैं। ठीक ना। अब अगला जो है वो है होमो सेपियंस। चौथा क्या है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसका अर्थ होता है बच्चों कल्पनाशील मानव, इमेजिनरी ह्यूमन। क्या अर्थ होता है? कल्पनाशील मानव। ठीक। जो पांचवा हमको दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग होमो सैपियंस, सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। अब देखिए इसमें पहले सैपियंस का अर्थ है कल्पनाशील,
और जो दूसरा सैपियंस है उसका अर्थ है बुद्धिमान। समझ गए आप फर्क दोनों में? तो ये हमारा क्रम है। इनके क्रम से प्रश्न निश्चित रूप से बन सकते हैं, तो इसको रिवाइज करिए, इसको नोट करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, इसको पढ़िए, इसके अभ्यस्त होइए, इसको अपने व्यवहार में लाइए। चीजें निश्चित रूप से मैं बहुत सरल बनाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जो 2-3 स्पीसीज और बची हुई हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और वीडियो काफी यूजफुल भी हो, इसका प्रयास हम बराबर कर रहे हैं। लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। भाई देखो, नहीं करोगे तो मेहनत क्यों करूंगा यार, समझा करो बात को। थैंक यू।